जरा एक ऐसे विशाल साम्राज्य की कल्पना कीजिए जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, खजाना एकदम सोने चांदी से भरा पड़ा है और गद्दी पर एक ऐसा राजा बैठा है जो किसी समय न्याय का प्रतीक माना जाता था। मतलब कोई भी इस बाहरी ढांचे को देखकर यही कहेगा कि ये तो बिल्कुल अजय है। बिल्कुल, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि ये पूरा का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और वो भी किसी बाहरी दुश्मन के हमले से नहीं। हाँ, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। इसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि वहां के आम लोगों ने ये तय कर लिया था कि वे बस अपने काम से काम रखेंगे और चुपचाप अन्याय को सहेंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। अजीब तो लगता है, लेकिन यही इस कहानी का असली सच है। आज हमारी इस गहन चर्चा की शुरुआत भगवान विष्णु के एक बहुत ही प्रभावशाली वाक्य से होती है। उन्होंने गरुड़ से कहा था कि सिर्फ नियम सुनोगे तो भूल जाओगे, कथा सुनोगे तो समझोगे। क्या बात है, बहुत ही गहरी बात है ये। एकदम। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, ये वाक्य ना मानव मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी समझ को दर्शाता है। अगर हम आज के अपने स्रोतों को देखें तो यह केवल भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच राजधर्म पर हुई कोई पुरानी पौराणिक बातचीत नहीं है। तो फिर क्या है ये असल में? यह दरअसल सत्ता के काम करने का तरीका, लीडरशिप के मनोविज्ञान और किसी भी स्थापित व्यवस्था के पतन का एक अचूक केस स्टडी है। मतलब एक मास्टर क्लास है, हाँ? लीडरशिप फेलियर पर। बिल्कुल। विष्णु अगर चाहते तो गरुड़ को केवल सिद्धांतों की एक बुलेट पॉइंट लिस्ट थमा सकते थे, हाँ। कि एक अच्छा राजा कैसे बने, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, क्योंकि लिस्ट तो कोई भी भूल जाता है। सही कहा। उन्हें पता था कि कहानियां जो होती है ना, वो जटिल नियमों और इंसानी फितरत को दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज कर देती हैं। हमारा आज का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि एक मजबूत ढांचा, चाहे वो कोई देश हो, कोई आधुनिक कॉर्पोरेट कंपनी हो या समाज, वो बाहर से हुए हमले से नहीं बल्कि अंदर से कैसे सड़कर ढहता है। तो इस पतन की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये साम्राज्य अपने शिखर पर कैसा दिखता था। हमारे स्रोत जिस राज्य का वर्णन करते हैं वो अपने चरम पर था। एकदम गोल्डन पीरियड चल रहा था। हाँ, नदियां भरपूर थीं, खेतों में अन्न प्रचुर मात्रा में था, राजा वीर था और शुरुआत में बहुत न्यायप्रिय भी था। उस समय दरबार का माहौल ऐसा था कि वहां कोई भी बिना डरे सच बोल सकता था। प्रजा अपने शासक को एक संरक्षक की तरह देखती थी। बिल्कुल। पर यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि वो समृद्धि कोई रातों रात व चमत्कार नहीं था। वो पूरी व्यवस्था असल में 4 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई थी: न्याय, धर्म, सुरक्षा और संतुलन। ये 4 पिलर्स। हाँ, ये वो पिलर्स हैं जो किसी भी समाज को खड़ा रखते हैं। जब तक ये चारों स्तंभ अपनी जगह पर मजबूती से काम कर रहे थे, राजा लगातार फल फूल रहा था। क्योंकि लोग सुरक्षित महसूस कर रहे थे। एकदम सही। लोग सुरक्षित महसूस करते थे और इसीलिए वे व्यापार और कला में अपना सर्वश्रेष्ठ दे पा रहे थे। लेकिन फिर समय के साथ राजा के भीतर एक मनोवैज्ञानिक बदलाव शुरू होता है और ये बदलाव इतना सूक्ष्म था कि शुरुआत में किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अक्सर ऐसा ही होता है सत्ता के गलियारों में। सही बात है। कथा के अनुसार ये बदलाव 3 मानसिक चरणों में हुआ। पहले चरण में राजा ने सोचा, मैं एक अच्छा राजा हूँ, जो कि एक बहुत ही स्वस्थ आत्मविश्वास है। हर सफल लीडर को ये लगना ही चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी, ये तो पॉजिटिव बात है। लेकिन फिर कुछ सालों बाद सफलता के नशे में ये विचार बदला और राजा ने सोचना शुरू किया, मेरे जैसा कोई नहीं है। बस यहीं से भटकाव की शुरुआत होती है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, ये श्रेष्ठता की भावना है जहां लीडर खुद को बाकी सभी से अलग और ऊपर समझने लगता है। और फिर आता है अंतिम और सबसे विनाशकारी चरण। एक दिन राजा के मन में ये बात बैठ जाती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, राज्य मुझसे है, मैं राज्य से नहीं। ये तो अहंकार की चरम सीमा हो गई, है ना? अगर हम आज के समय से इसकी तुलना करें तो ये किसी बहुत ही सफल स्टार्टअप के संस्थापक या किसी बड़े लीडर की तरह लगता है। जैसे किसी ने अपनी दूरदृष्टि और मेहनत से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया हो। हाँ, लेकिन एक मुकाम पर आकर उसे लगने लगा कि वो नियमों से ऊपर है। सफलता ने उसे अंधा कर दिया। अब यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हर सफल व्यवस्था या सत्ता में अहंकार का ये वायरस एक डिफॉल्ट सेटिंग की तरह मौजूद होता है?
मतलब क्या पावर इंसान को बदल ही देती है? देखिए, अगर हम इसे न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें? सत्ता सच में इंसान के दिमाग का नक्शा बदल देती है। जब किसी के पास बहुत अधिक शक्ति आ जाती है, तो उसके दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स का काम करना कम हो जाता है। मिरर न्यूरॉन्स, ये क्या होते हैं? ये वो न्यूरॉन्स हैं जो हमें दूसरों का दर्द या भावनाएं समझने में मदद करते हैं। यानी न्यूरोलॉजिकल स्तर पर एक बहुत ताकतवर इंसान सहानुभूति महसूस करने की क्षमता ही खोने लगता है। बाप रे! मतलब वो जानबूझकर बुरा नहीं बन रहा, उसका दिमाग ही बदल रहा है। बिल्कुल, उसे सचमुच दूसरों की परेशानी दिखाई नहीं देती। असली गिरावट कभी भी किसी बाहरी दुश्मन के हमले से शुरू नहीं होती। गिरावट ठीक उसी पल शुरू हो जाती है जब एक लीडर के दिमाग में ये मैं ही सब कुछ हूं वाला विचार जड़ जमा लेता है और उसका सहानुभूति का स्विच वो पूरी तरह बंद हो जाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है कि दिमाग का सर्किट ही बदल जाता है। और जाहिर है यह आंतरिक अहंकार केवल राजा के दिमाग तक सीमित नहीं रहा होगा, पार करना शुरू कर दिया। और मजे की बात यह है कि ये कोई अलग-अलग घटनाएं नहीं थीं। एक डोमिनो इफेक्ट की तरह थी। बिल्कुल, एक के बाद एक चीजें गिरनी शुरू हुईं। तो राजा की बदली हुई मानसिकता का सबसे पहला शिकार कौन हुआ? अर्थव्यवस्था। हाँ, राजा का पहला प्रहार था कर, यानी टैक्स। उसे अपना खजाना और बड़ा करना था, या अपनी मूर्तियां बनवानी थीं, या शायद सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करना था। तो उसने क्या किया? उसने बिना किसी कारण या आर्थिक तर्क के कर बढ़ा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि आम व्यापारी वर्ग इस बोझ तले दबने लगा। मेहनत कोई और कर रहा था और मुनाफा राजा छीन रहा था। बहुत ही खराब स्थिति है ये तो। बहुत खराब। लेकिन जो बात इस कथा में सबसे ज्यादा डरावनी है ना, वो ये कि जब ये क्रूर फैसला सुनाया गया तो भरे दरबार में किसी मंत्री या सलाहकार ने इसका विरोध नहीं किया। सन्नाटा। एकदम सन्नाटा। राजा का जो सम्मान कभी श्रद्धा पर आधारित था, वो अब पूरी तरह डर में बदल चुका था। और देखिए, जहां दरबारी डरने लगे, वहां व्यवस्था का दूसरा स्तंभ अपने आप गिर जाता है। न्याय का स्तंभ। हाँ, जब राजा को लगा कि वो पैसे के मामले में कुछ भी कर सकता है और कोई उसे रोकेगा नहीं, तो इसका सीधा असर न्याय व्यवस्था पर पड़ा। यही वो दूसरा प्रहार था जिसका मैं जिक्र कर रही थी। न्याय जो पहले सत्य और निष्पक्षता की बुनियाद पर टिका था, अब पूरी तरह से राजा की इच्छा, उसके मूड और उसकी चापलूसी पर निर्भर हो गया। यानी जो करीबी हैं वो बच जाएंगे। बिल्कुल, जो राजा के हर हाँ में हाँ मिलाते थे, वे बड़े से बड़ा अपराध करके भी बेदाग छूटने लगे, और जो सीधे साधे लोग थे या जो सच बोलने की हिम्मत करते थे, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जाने लगा। पूरी न्याय व्यवस्था बस एक मजाक बनकर रह गई। जब किसी समाज में न्याय एक अधिकार न रहकर सत्ता की कृपा बन जाता है ना, तो समाज की रीढ़ टूट जाती है। लोगों को समझ आ जाता है कि अब अदालतें उनकी रक्षा नहीं करेंगी। और जब अदालतों से भरोसा उठता है तो क्या होता है? तो सत्ता को अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज का सहारा लेना पड़ता है, और वो है ताकत। और यहीं से तीसरा और सबसे विनाशकारी प्रहार होता है सुरक्षा बलों पर। जब जनता डरी हुई है और न्याय व्यवस्था खत्म हो चुकी है, तो राजा ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अपनी सेना को एक बहुत ही स्पष्ट आदेश दिया। क्या आदेश था वो? राज्य की रक्षा करो, किसी भी कीमत पर। अब सेना ने इस किसी भी कीमत पर वाले आदेश को अपनी बेलगाम ताकत का लाइसेंस मान लिया। मतलब रक्षक ही भक्षक बन गए। एकदम वही हुआ। जिन सैनिकों का काम बाहरी दुश्मनों से बचाना था, वे अपनी ही जनता से वसूली करने लगे, छोटे और गरीब लोगों को डराने लगे। जवाबदेही पूरी तरह खत्म। पूरी तरह। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजा को अपने गुप्तचरों से इन सब की पूरी खबर मिल रही थी, लेकिन उसका रिएक्शन क्या था पता है? उसने सोचा, चलने दो, कम से कम लोग डरे हुए तो हैं, बगावत तो नहीं करेंगे। यही वो बिंदु है जहां सत्ता पूरी तरह से अंधी हो जाती है। जब जवाबदेही हट जाती है, तो सेना या रक्षक बल का मनोविज्ञान भी बदल जाता है। उन्हें लगने लगता है कि वे कानून से ऊपर हैं। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। मतलब इतिहास में हमने देखा है कि अक्सर जब कोई शासक या लीडर ऐसे कठोर कदम उठाता है, तो उसे लगता है कि वो व्यवस्था में अनुशासन ला रहा है।
तो क्या ये संभव नहीं है कि राजा को अपने दिमाग में यही लग रहा हो कि वो राज्य को और मजबूत बना रहा है? हो सकता है वो सोच रहा हो कि विरोधियों को दबाकर वो राज्य की भलाई कर रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ डर का व्यापार कर रहा था। ये जो आपने कहा ना, ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। इसे मनोविज्ञान में इको चैम्बर या खोखलापन कहा जा सकता है। इको चैम्बर? हाँ, राजा सच में यही मान रहा था कि उसका नियंत्रण बढ़ रहा है। उसके आसपास बैठे चापलूसों का घेरा उसे लगातार बता रहा था कि सब ठीक है महाराज, आपकी नीतियां मास्टर स्ट्रोक हैं, आपसे बेहतर कोई शासक नहीं हुआ। ओहो। यानी एक ऐसा विचारों का एक दायरा बन गया था जहां राजा तक कोई बुरी खबर पहुंचती ही नहीं थी। यानी वो अपनी ही घड़ी हुई एकदम नकली दुनिया में जी रहा था। एकदम सही कह रही हैं आप। राज्य बाहर से दिखने में बहुत कठोर और अनुशासित दिख रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि व्यापारी अपना कारोबार समेटकर दूसरे राज्यों में भाग रहे थे। किसान टूट चुके थे। बिल्कुल। और आम आदमी हर पल खौफ के साए में जी रहा था। बाहर से लोहे का दिखने वाला ये ढांचा अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। अगर मैं इस स्थिति को एक आधुनिक उदाहरण से समझाऊं ना, तो आपने वो लकड़ी के गुटकों वाला जेंगा गेम खेला है? हाँ, जेंगा बिल्कुल खेला है। बस ये उसी की तरह है। राजा लगातार अपनी ताकत और अपना अहंकार बढ़ाने के लिए व्यवस्था के निचले हिस्से से गुटके खींच रहा था। अच्छा, कैसे? उसने न्याय का गुटका खींच लिया, निष्पक्ष टैक्स का गुटका खींच लिया, सुरक्षा का गुटका खींच लिया और उन्हें सबसे ऊपर अपने ताज में सजाने लगा। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। देखने में वो जेंगा टावर पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा और विशाल लग रहा था, लेकिन उसका बेस, उसकी बुनियाद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वो अपने वजन से ही किसी भी पल गिरने वाला था। और जब कोई व्यवस्था इस तरह जेंगा टावर की तरह अस्थिर हो जाती है ना, पर उस सत्ता के नशे में चूर लोग बाहरी सच्चाई को पूरी तरह नकार देते हैं। जो उन्हें सच बताए वही उनका दुश्मन। बिल्कुल। वे उस हवा के झोंके की चेतावनी देने वालों को जो सच बोलते हैं उन्हें राज्य का दुश्मन मान लेते हैं। और ठीक इसी खतरनाक मोड़ पर हमारी कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार की एंट्री होती है, एक साधु की। साधु का आना। वो साधु राज्य की राजधानी में आता है। अब आम लोग या चापलूस दरबारी क्या देखते हैं? वे महल की चमक दमक देखते हैं, राजा की बड़ी सेना देखते हैं, लेकिन वो साधु इन बाहरी चीजों को नहीं देखता। तो वो क्या देखता है? वो सीधे सड़कों पर चलते लोगों की आंखों में देखता है और वहां उसे सिर्फ दहशत नजर आती है। एक सच्चे विचारक या संत की यही पहचान होती है। वो व्यवस्था के दिखावटी आवरण को भेद कर उसकी असली आत्मा को पढ़ लेता है। उसे पता चल गया था कि ये समाज अब जीवित नहीं है। एकदम। वो साधु बिना किसी डर के सीधे राजा के शानदार दरबार में पहुंच जाता है। राजा जो अपने अहंकार के चरम पर था, उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और हिकारत से पूछता है, क्या चाहिए तुम्हें? सोना, जमीन? और साधु का जवाब क्या था? साधु बहुत शांति से जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें सच बताने आया हूँ। बाप रे! पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि वहां सालों से किसी ने राजा से आंख मिलाकर बात नहीं की थी। साधु राजा से साफ साफ कहता है कि तुमने राजधर्म छोड़ दिया है, तुम्हारी बुनियाद सड़ चुकी है और तुम्हारा ये विशाल साम्राज्य अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जरा सोचिए, एक ऐसे राजा के लिए जो सालों से सिर्फ इको चैम्बर में जी रहा हो, ये सुनना कैसा रहा होगा? राजा इस चेतावनी पे जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है, मेरी सेना देखो, मेरा खजाना देखो, मेरे किले की दीवारें देखो, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? उसे लगा भौतिक चीजें उसे बचा लेंगी। हाँ, राजा को पूरा यकीन था कि ये चीजें उसे अजेय बनाती हैं। जब सत्ता सच्चाई सुनने की क्षमता पूरी तरह खो देती है ना, तो समझ लीजिए वो अपनी सबसे कमजोर स्थिति में आ चुकी है। राजा का अहंकार उसे वास्तविकता से पूरी तरह काट चुका था। तब वो साधु एक ऐसा अचूक निष्कर्ष देता है जो इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है। वो मुड़कर जाते जाते कहता है, याद रखना, राज्य कभी बाहरी दुश्मन से नहीं गिरता, वो हमेशा अंदर से सड़कर गिरता है। ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जो बार बार खुद को दोहराता है। आप रोमन साम्राज्य को देख लीजिए या कई और बड़ी सल्तनतों को। उनका पतन भी ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल। उनका पतन इसलिए नहीं हुआ कि उनके दुश्मन अचानक बहुत ताकतवर हो गए थे। उनका पतन इसलिए हुआ क्योंकि उनका अपना नैतिक, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया था। अंदर से खोखले हो गए थे। हाँ, और जब अंदर खोखलापन होता है तो बाहर की एक छोटी सी चोट भी जानलेवा साबित होती है। और साधु की ये चेतावनी कुछ ही महीनों के भीतर खौफनाक तरीके से सच साबित होती है।
उस ज़ेंगा टावर के गिरने का वक्त आ गया था। राज्य में असंतोष इतना बढ़ चुका था कि एक दिन छोटे स्तर पर विद्रोह शुरू हो गया। चिंगारी भड़क उठी। और जब अंदरूनी कलह फैली तो मौके का फायदा उठाकर एक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहरी हमला केवल एक ट्रिगर था। हार तो उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन राजा ने न्याय और जनता का भरोसा तोड़ा था। बिल्कुल, युद्ध हुआ जरूर, लेकिन वो सिर्फ नाम का युद्ध था। आप खुद सोचिए, जिस सेना को सालों से सिर्फ आम जनता को डराने और वसूली करने की आदत पड़ चुकी हो, वो किसी असली अनुशासित दुश्मन का सामना कैसे करेगी? कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, वे सैनिक किसके लिए लड़ते? उस राजा के लिए जिसने उनके परिवारों का ही शोषण किया था। उनमें ना तो कोई उत्साह बचा था, ना ही अपने राजा के प्रति कोई निष्ठा। तो उन्होंने हथियार डाल दिए। हाँ, सैनिकों ने हथियार डाल दिए। परिणाम वही हुआ जो होना था। इतना विशाल साम्राज्य बिना किसी बड़ी लड़ाई के ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, जिस राजा ने पूरे राज्य पर अपने अहंकार का चाबुक चलाया था, जो सोचता था कि वो सर्वशक्तिमान है, वो अंत में अपने विशाल महल के सोने के सिंहासन पर बिल्कुल अकेला बैठा था। उसे बचाने के लिए एक भी इंसान आगे नहीं आया। उसके सारे चापलूस मंत्री भाग चुके थे। हाँ। न वो आलीशान दरबार बचा, न अपार शक्ति, और न ही कोई सम्मान। स्रोत बताते हैं कि तब जाकर उस खाली महल में उस राजा को अपनी गलती और साधु की बात समझ में आई। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, सब कुछ राख में बदल चुका था। यह सत्ता के पतन की एक बहुत ही स्पष्ट, सीधी और क्लासिक कहानी लगती है। एक अहंकारी राजा, उसका पतन और न्याय की जीत। लेकिन क्या यह वाकई सिर्फ एक राजा की कहानी है? नहीं, और यहीं पर इस चर्चा का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, जो इस पूरे नैरेटिव को पलट कर रख देता है। वो ट्विस्ट क्या है? भगवान विष्णु जब गरुड़ को ये कहानी सुना रहे होते हैं, तो गरुड़ सोचते हैं कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन विष्णु एक गहरी सांस लेते और कहते हैं, हे गरुड़, इस पूरे विनाश के लिए सिर्फ वो राजा दोषी नहीं था। ओहो। ये वो बिंदु है जो पूरे दर्शन को एक नया आयाम देता है और हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। विष्णु स्पष्ट करते हैं कि उस राज्य के पतन के लिए वहां की प्रजा यानी आम जनता भी समान रूप से दोषी थी। अब ये सुनकर ना मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। विष्णु कहते हैं कि समाज कायर हो चुका था। लोगों ने सरेआम अन्याय होते हुए देखा, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। उन्होंने गलत सहा, ये सोच करके हमारा क्या जा रहा है, और उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। बहुत ही कड़वा सच है ये। विष्णु का अंतिम निष्कर्ष था, राजा अधर्मी था, लेकिन समाज मूक और कायर था, और इन दोनों के मिलाप ने विनाश को जन्म दिया। अब सच कहूं तो यहाँ मुझे बहुत उलझन हो रही है। कैसी उलझन? हम हमेशा सिस्टम की कमियों के लिए नेतृत्व को, सत्ता में बैठे लोगों को दोष देते हैं, लेकिन यहाँ तो आम जनता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। एक आम इंसान जिसके पास न सेना है न सत्ता, उसका अन्याय को चुपचाप सह लेना भी अपराध कैसी हो गया? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पीड़ित को ही दोष दिया जा रहा हो, विक्टिम ब्लेमिंग। देखिए, आपकी उलझन बहुत स्वाभाविक है। सतही तौर पर देखने पर यह सच में विक्टिम ब्लेमिंग लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के दर्शन और मनोविज्ञान को समझे ना, तो ये नागरिक जिम्मेदारी का सबसे कड़ा पाठ है। वो कैसे? विष्णु का आशय ये कतई नहीं है कि प्रजा को खाली हाथ सेना से लड़ जाना चाहिए था। उनका आशय ये है कि सत्ता की निरंकुशता को, तानाशाही को जो ऑक्सीजन मिलती है, वो आम जनता की चुप्पी से ही मिलती है। अच्छा। जब एक पूरा समाज गलत चीजों को नॉर्मल मान लेता है, जब हर व्यक्ति ये सोचकर चुप रह जाता है कि मेरे अकेले के बोलने से क्या होगा, तब वे सभी लोग अनजाने में उस अधर्म का, उस करप्शन का समर्थन कर रहे होते हैं। मतलब यानी जनता की वो खामोशी ही राजा के अहंकार का ईंधन बन गई थी। बिल्कुल। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विष्णु एक बहुत गहरा सिद्धांत देते हैं। वे कहते हैं, राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब है, एक दूसरे का आईना। हाँ, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। अगर राजा बिगड़ता है तो उसके डर या लालच में समाज भी अपनी नैतिकता से समझौता करने लगता है। और इसे अगर पलट कर देखे तो जब समाज गिर जाता है, उसकी अपनी नैतिकता खत्म हो जाती है, तो उस समाज में से भविष्य में जो नया लीडर या राजा उभर कर आएगा, वो भी तो वैसा ही होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। राजा बिगड़ा तो समाज बिगड़ा, और समाज बिगड़ा तो अगला राजा भी वैसा ही भ्रष्ट आया। ये तो एक अंतहीन चक्र है। यही वो दुष्चक्र है जो महान से महान सभ्यताओं को नष्ट कर देता है। जब तक समाज अपनी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता, तब तक वो केवल गद्दी पर बैठे चेहरों को बदल सकता है,
सत्ता के असल चरित्र को नहीं। तो इस पूरी कहानी और विश्लेषण का असल मतलब क्या है? गरुड़, जो ये सब सुन रहे थे, वे पूरी तरह मौन हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि विष्णु उन्हें केवल किसी बीते हुए युग की कहानी नहीं सुना रहे थे। वो एक यूनिवर्सल नियम बता रहे थे। हाँ, वे एक ऐसा नियम बता रहे थे जो हजारों साल पहले भी सच था और आज की आधुनिक दुनिया में भी उतना ही लागू होता है। विष्णु का अंतिम संदेश बहुत ही स्पष्ट था। धर्म ही एकमात्र आधार है। जहां धर्म नहीं, वहां कोई भी राज्य या व्यवस्था टिक नहीं सकती। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि धर्म का अर्थ किसी पूजा पद्धति या रिलीजन से नहीं है। तो फिर क्या है इसका अर्थ? यहाँ धर्म का अर्थ है सही कर्तव्य, नैतिकता, न्याय और ईमानदारी। इसे आधुनिक भाषा में समझें तो धर्म किसी भी व्यवस्था का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर वो कोर सिस्टम ही करप्ट हो गया तो आप चाहे कितने भी अच्छे एप्लीकेशन या नीतियां ले आएं, मशीन अंततः क्रैश ही होगी। क्या बात है! ये इस पूरी चर्चा का सबसे कठोर और शानदार निष्कर्ष है। जब किसी इंसान को अपार शक्ति मिलती है तो उसका बदलना लगभग तय है। अगर वो सचेत रूप से खुद को नियंत्रण ना करे, अपने दिमाग के उस मिरर न्यूरॉन वाले हिस्से को जिंदा ना रखे और अपने अहंकार को न संभाले, तो उसका और उसकी बनाई पूरी व्यवस्था का गिरना निश्चित है। एकदम निश्चित है। और दूसरी तरफ एक नागरिक के रूप में, एक समाज के हिस्से के रूप में अन्याय को सिर्फ इसलिए सह लेना क्योंकि उसका सीधा असर खुद पर नहीं हो रहा है, ये भी उतना ही बड़ा अपराध है। क्योंकि बिना नैतिकता और सही कर्तव्यों के, चाहे कोई ढांचा बाहर से कितना भी लोहे का क्यों न दिखे, वो अंदर से खोखला होकर एक दिन गिर ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। इस पूरी गहन चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर सत्ता और समाज हमेशा एक दूसरे का आईना होते हैं, तो आज हम अपने चारों ओर की व्यवस्थाओं में खुद का कौन सा अक्स देख रहे हैं? क्या हम भी उसी मूक समाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं जो सब कुछ चलने दो की नीति पर छोड़ रहा है और फिर भी ये उम्मीद करता है कि परिणाम कुछ अलग होंगे? सोचिएगा जरूर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।